हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 2, जो कि एक विषय का बात करें तो केमिस्ट्री भाग 1 9 का। और आज देखेंगे चैप्टर 2 का, यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का MCQ। ठीक है, यानी कि पदार्थों का जो वर्गीकरण किए थे, पदार्थों के बारे में जो पढ़े थे हमने, इससे पहले चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आप इससे पहले वो वीडियो नहीं देखें चैप्टर का, तो पूरा डिटेल सा वीडियो देख लीजिए, ताकि ये सब MCQ जो दिए हैं, यानी कि आप जो आज हम करवा रहे हैं इस वीडियो में, आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाए और साथ ही साथ ये क्लियरली हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि है MCQ। सबसे पहले MCQ यानी वास्तविक प्रश्न की बात करेंगे, साथ इसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों को भरने में, इसके बाद कुछ सही गलत के जो बुक में दिया हुआ है यानी कि वही सब क्वेश्चन का सल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि मेरे वीडियो पर बने यानी कि आप बने हैं इसके लिए। तो आज हम अपना यानी कि टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं बिना बेस्ट यानी कि बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो अपने टॉपिक की ओर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा मार कर लेते हैं। हाँ, चलिए। तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है। आप लोगों को बताए थे कि जो तत्व होता है एक ही प्रकार का जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व कैसा होता है, जो एक ही प्रकार का परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तत्व जो कि क्या है, शुद्ध। तो देखिए, जिसमें कि देखिए ऑप्शन ए है क्या है, पीतल। दूसरा क्या है, स्टेनसिल क्या है, स्टेनलेस स्टील। तीसरा है आर्सेनिक। और चौथा में है यानी कि डी में सिलिका। फिर से समझिए, पहला है यानी कि पहला ऑप्शन पीतल, दूसरा है स्टेनलेस स्टील, तीसरा है आर्सेनिक, चौथा है सिलिका। तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व हो सकता है। ध्यानपूर्वक रखिएगा, तत्व का बात कर रहा है या धातु का बात नहीं कर रहा है, क्या किसका बात कर रहा है, तत्व का। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व है। पीतल नहीं हो सकता, आर्सेनिक नहीं हो सकता है, सिलिका यानी कि सिलिका नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन होगा करेक्ट कौन, यानी कि आर्सेनिक। क्या होगा, आर्सेनिक ये एक तत्व है। आर्सेनिक एक क्या है, तत्व है। क्लियरली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये नीचे वाला आप लोगों को नहीं दिखता होगा, अभी हम जस्ट अभी बताएंगे। यहाँ तक जब आ जाएंगे नीचे आप लोगों को क्लियर बता देंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है। जस्ट इसके उल्टा क्वेश्चन है, क्या इसमें से कौन तत्व है। और दूसरा क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, यानी नेगेटिव। कौन सा नहीं है, कौन ऑक्सीजन तत्व नहीं है, ब्रोमीन तत्व नहीं है, कागज़ तत्व नहीं है, जस्ता तत्व नहीं है। कौन सा है जो कि तत्व नहीं है। आपको बताए थे कि कौन सा तत्व है और कौन सा तत्व नहीं है अगर वीडियो में। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो कि तत्व है। जस्ता क्या तत्व हो सकता है, कागज़ क्या तत्व हो सकता है, ब्रोमीन तत्व हो सकता है, क्या ऑक्सीजन हो सकता है तत्व। तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि कागज़ एक तत्व नहीं है, क्योंकि कागज़ जैसे कि एक से अधिक से मिलकर बनाते हैं, मिश्रण से होता है। जबकि ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जस्ता ये सब क्या है, तत्व है। ठीक है, तत्व। आगे बढ़ें, यानी कि कुछ तत्व है, कुछ जैसे कि धातु भी है, कुछ अधातु भी है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है, तो ये कागज़ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है। अब देखिए, तत्व का बात चल रहा था, अब यौगिक के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी संगमरमर। तो आप लोगों को हमने यौगिक के बारे में अच्छे तरीके से बताए थे। क्या बताए थे कि यौगिक को केवल भौतिक यानी केवल रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसको यौगिक को बनाने में यानी कि बनाने में इसकी निश्चित अनुपात की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि निश्चित पदार्थ की आवश्यकता है, निश्चित मात्रा, निश्चित भार की आवश्यकता पड़ती है। और मैंने ये भी बताया था कि यौगिक को बनने में यानी 1 से 2 पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, वो भी शुद्ध। और भी साथ मैंने और भी बताए थे कि जो मिश्रण बनता है इसे किसी भी निश्चित अनुपात में नहीं बनता, ये किसी भी तरह आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है। तो इसका यौगिक का बात करें तो यौगिक हो जाएगा संगमरमर। आयोडीन नहीं होगा, पीतल नहीं होगा, स्टील नहीं होगा। क्लियर। कौन सा ऑप्शन होगा, संगमरमर, क्योंकि संगमरमर आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, तो ये होगा संगमरमर। आगे बढ़ते हैं, क्या है, देखिए चौथा नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। धातु का बात करें, ध्यानपूर्वक रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु है। ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी ग्रेफाइट,
ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी आर्गन। तो बताइए इनमें से कौन सा धातु है, सोचिए और बताइए इनमें से कौन सा धातु है। निम्नलिखित में कौन सा धातु है, आर्गन, आयरन, ग्रेफाइट या एंटीमनी। बताइए इनमें से कौन सा धातु है। एंटीमनी धातु नहीं है, ग्रेफाइट भी धातु नहीं है, आयरन भी धातु नहीं है, ये आर्गन सिंपली ये क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। ठीक है, क्लियरली आप लोग समझ। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, तो आर्गन है। क्या है, आर्गन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। क्या है, फिर से समझिए, पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का बात कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा ये मिश्रण कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है, ग्रेफाइट एक मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मिश्रण है या नाइट्रोजन एक मिश्रण है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण हो सकता है। बारूद हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रेफाइट हो सकता है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो ये देखिए नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं होगा, ऑप्शन ए यानी कि बारूद होगा। क्योंकि बारूद एक नहीं बल्कि अधिक से मिल के बना होता है। देखे होंगे कोयला का मिश्रण होता है, इसमें गंधक का मिश्रण होता है और एक दो का मिश्रण होता है, तो जिसमें कि बारूद एक क्या है, वो बारूद एक मिश्रण है। ठीक है, बारूद एक क्या है, मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, 6 नंबर की ओर। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देते ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप लोगों को क्लियरली आपको लोगों को समझ में आए। देखिए हमारा फेस आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को नहीं दिखता हुआ, इसके लिए कोई बात नहीं आवश्यकता है। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व है, यानी कि इस निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से ठोस द्रव का मिश्रण कौन है। निम्नलिखित में से ठोस द्रव का मिश्रण कौन हो सकता है। देखिए चीनी और बालू हो सकता है, या वायु हो सकता है, या मिट्टी के कण के बीच जो मध्य स्थिर वायु होता है वो हो सकता है। कौन सा हो सकता है बताइए। ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, ऑप्शन ए चीनी और बालू का मिश्रण, ऑप्शन बी वायु का, ऑप्शन सी मिट्टी के कणों के बीच स्थित स्थान वायु स्थान, और चौथा में एक ऑप्शन दिया नहीं है, दे देते हैं डी, यानी कि डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि नॉन ऑफ दीज। चौथा ने नॉन ऑफ दी यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर से समझिए क्या, यानी कि ऑप्शन देखिए चौथा नहीं दिए हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व नहीं करता, सॉरी प्रतिनिधित्व है ठोस द्रव का। तो चीनी ठोस है, बालू भी ठोस है, जिसकी बोल रहा है कि ठोस द्रव दोनों कराना चाहिए। चीनी ये नहीं होगा, ये कर जाएगा क्योंकि हमको ठोस द्रव को ढूंढना है। तो वायु इसमें से देखिए, वायु में गैस भी हो सकता है और साथ ही साथ ठोस भी हो सकता है। ये भी नहीं होगा। ये क्या है आगे देखिए, मिट्टी के कणों के बीच के मध्य स्थिर, यानी कि ठोस मिट्टी है, और इसका कण के जो मध्य स्थिर वायु जो होता है ये भी क्या होता है, ये वायु यानी कि ठोस मिट्टी हो गया, ये वायु हो गया, यानी कि वायु हो गया गैस। तो ठोस द्रव का मिश्रण इसमें से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नॉन ऑफ दीज। क्योंकि ठोस और द्रव को खोना है, तो ठोस ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी यानी कि ठोस और कुछ ठोस मात्रा में होगा, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, तो द्रव इसमें तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन इसका आंसर का बात करते हैं, इसका क्या हो सकता था ठोस में से कि इसमें ये भी रह सकता था, जैसे कि चीनी और पानी का घोल रह सकता था, क्योंकि चीनी ठोस और द्रव यानी कि पानी क्या था द्रव। तो ये दोनों ऑप्शन यानी कि करेक्ट हो सकता था, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोला कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस द्रव का ठोस और द्रव दोनों होना चाहिए। इसमें कि चीनी और बालू ये भी ठोस है, वायु ये भी मानी कुछ मात्रा में ठोस और गैस है, और मिट्टी भी ठोस है और वायु भी ठोस है, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए नॉन ऑफ दिस यानी डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित मिश्रण में कौन सा यौगिक है। बताइए कि निम्नलिखित मिश्रण में कौन सा यौगिक है। बताइए निम्नलिखित मिश्रण में कौन सा यौगिक है। यौगिक का बात करें, मिट्टी हो सकता है यौगिक, समुद्र का जल हो सकता है यौगिक, या वायु हो सकता है, या सोडा वाटर। आपको लोगों को बताए थे कि मिश्रण दो चीज़ मिला के मिश्रण बनता है। तो मिश्रण क्या हो सकता है बताइए, मिट्टी का मिश्रण हो सकता है, समुद्र का पानी जल जो होता है वो कि मिश्रण हो सकता है, या वायु मिश्रण हो सकता है, या सोडा वाटर मिश्रण हो सकता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण की बात कर रहे हो, निम्नलिखित मिश्रण में कौन सा यौगिक है। आई एम सो सॉरी,
हम मिश्रण का बात बार बार कर रहे हैं। निम्नलिखित मिश्रण बाकी सब निम्नलिखित मिश्रण में कौन सा यौगिक है, इतना सा मिश्रण है, इनमें से यौगिक कौन है आप लोगों को बताना। क्या है, मिश्रण एक यौगिक है, सॉरी मिट्टी एक यौगिक है, समुद्र का जो जल होता है क्या है वो एक यौगिक है, वायु एक यौगिक है, सोडा वाटर एक यौगिक है। तो आप लोगों को बताए थे कि जो यौगिक बनता है निश्चित अनुपात में बनता है। देखिए मिट्टी जो किसी भी अनुपात में बन सकता है, समुद्र का जल किसी भी अनुपात में बन सकता है, वायु भी किसी अनुपात में बन सकता है, लेकिन सोडा वाटर को बनाने के लिए निश्चित अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका ऑप्शन यानी करेक्ट इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से मिश्रण कौन होगा यौगिक, यानी निम्नलिखित में मिश्रण में कौन यौगिक है, तो यो सोडा वाटर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी यानी कि सोडा वाटर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर आगे की बढ़ते हैं, आगे की ओर क्या है देखिए, बोल रहा है कि करो हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, परिवर्तित नहीं, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है बताइए। क्या लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, जल का जमना भौतिक परिवर्तन है, या कोयले का जलना भौतिक परिवर्तन है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आप लोगों को बताए थे, जो कि हम किसी भी तरह यानी कि अपने घर में या किसी भी तरह इस यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, जिसे देख रहे हैं, जिसे आसानी से हम देख पा रहे हैं, कर रहे हैं, वो भौतिक परिवर्तन। जिसे हम जैसे कि जिसे हम कुछ कर दिया उसे फिर वही अवस्था में लाया भौतिक परिवर्तन। जिसे एक बार जला दिए वो नहीं ला सकते भौतिक रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमारे पेट में भोजन पच रहा है, ये रासायनिक परिवर्तन क्यों हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन लग रहा है महसूस है कि भोजन पच रहा है, लेकिन हमें भी पता तो नहीं चल रहा है, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मारकर हम यहाँ पे यानी अपने हाथ पे मार रहे हैं, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन, तो लोहे में जंग लगना ये नहीं हो सकता, मोमबत्ती का जलना ये नहीं हो सकता, जल का जमना ये हो सकता है भौतिक परिवर्तन, जबकि कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये जल का जमना करेक्ट हो जाएगा। तो 8 नंबर तक हो गया। अब देखिए यानी कि कुछ यानी कि 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे यानी कि फिलिंग द बैलेंस यानी कि रिक्त स्थानों को भरें यानी कि बुक के अनुसार। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट लिए जाए कोई बात नहीं, 1-2 बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। देखिए थोड़ा सा लाइट कट गया जिसके कारण मैं ब्लैक दिखता हूँगा, लेकिन सॉरी इसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि लाइट चला गया जिसके कारण ये बस आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये आप लोगों को समझ आना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा फेस तो अब आखिर काला है ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है 9 नंबर यानी कि 9, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, इससे पहले भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखे थे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसमें बोला है कि जस्ट उसके अपने उल्टा कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन कौन सा, जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वाष्प का प्रसंग्रहण करना, कोयले का जलना। तो निम्नलिखित में कौन सा, तो आप लोगों को बताए थे भौतिक यानी कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बाद रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे एक बार में जला देने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन उससे कर जैसे एक बार जला या एक बार उसे कर दे उससे फिर वही मूल अवस्था में जाए, भौतिक परिवर्तन। तो जल को अगर उबाल दे तो फिर वह जल अवस्था में आ सकता है, जल को अगर लोहे को पिघला दे तो फिर वही अवस्था में आ सकता है, जल को अगर वाष्प बना दे तो फिर उसे जल बना दे, लेकिन कोयले को एक जला दे तो फिर उसे कोयला नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कोयले का जलना हो जाएगा। ठीक है, कोयले का जलना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। क्या है खड़िया, खड़िया क्या है, तो देखिए खड़िया ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, खड़िया यौगिक है। क्या है, खड़िया यौगिक है, खड़िया एक यौगिक है। ठीक है, ध्यानपूर्वक रखिए, खड़िया क्या है, यौगिक, यह मिश्रण नहीं है, तत्व नहीं है, उपधातु नहीं है। पूछता है हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछता है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, खड़िया क्या है, यौगिक है, खड़िया क्या है, यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। क्या है कि रेत के सूक्ष्म कणों का, देखिए रेत के सूक्ष्म कण जो होता है उसके जल में अगर मिश्रण हो गया यानी कि भिल गया तो इसका किसका उदाहरण है, संतृप्त विलयन का, संतृप्त हो गया या निलंबन हो गया या कोलाडी विलयन का या विलयन का। तो आपको पता होगा कि रेत में सूक्ष्म कण का जो जल में मिश्रण का यानी कि रेत यानी कि कंकड़ अगर बालू में मिल जाए तो किसका उदाहरण हो सकता है, क्या वो बिलियन यानी कि मिल गया यानी कि बिलियन हो गया यानी बिलियन बन गया, या कोलाइड हो गया या निलंबन हो गया, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन नहीं होगा क्योंकि संतृप्त विलयन उससे कहते हैं जो पूरी तरीके से संतृप्त हो जाता है, और कोलाइड नहीं होगा क्योंकि कोलाइड बीच का माध्यम होता है, बिलियन भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, निलंबन। निलंबन क्यों होता है, निलंबन में आप लोग देखे थे जो कण होता है दिखता है यानी कि छेद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
12 की यानी कि 12 की और क्या है कोलाइड बिलियन। ध्यानपूर्वक देखिए कोलाइड बिलियन में कणों का जो टेढ़े मेढ़े मार्ग जो होता है, आप लोगों को बताया था कोलाइड बिलियन जो टेढ़े मेढ़े इस तरह की रचना चलती है, जो इस तरह होता है रचना। कोलाइड बिलियन में कणों का जो टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करता है उसे क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, या क्या है पेंटियर प्रभाव कहते हैं। ये इनमें से कोई नहीं। तो इसके देखिए टिंडल प्रभाव आपको लोगों को बताया था, टिंडल प्रभाव जो कि रोशनी में होता है टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति जो घूरता है वही इसी को कहते हैं ब्राउनी गति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउनी गति। तो कोलाइड बिलियन में कणों का जो टेढ़ी मेढ़ी मार्ग जो होता है वो गमन करती है, वो कौन सा गमन होता है, ब्राउनी गति उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 13 की ओर क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। देखिए टिंडल प्रभाव ये बोल रहा है, तो नमक का विलयन ये नहीं होगा, दूध ये भी नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट का विलयन ये भी नहीं होगा, स्टार्च का निर्माण। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 13 का डी हो जाएगा। कौन स्टार्च का जो निर्माण होता है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कौन, तो निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो स्टार्च का जो निर्माण होता है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। सोडियम कार्बोनेट का विलयन ये नहीं होगा, दूध भी नहीं होगा, कोलाइड बिलियन का आता है, यानी कि नमक का बिलियन ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर तरीका 13 का स्टार्च का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है 14 नंबर की ओर। 14 क्या है, पायस किसका उदाहरण है, दो मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है। पायस जो है क्या वो दो मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है, या दो ठोस मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है, या दो गैसों का मिश्रण है, या दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइए। पायस क्या है, तो क्या है दो मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है, या दो ठोस पदार्थों का मिश्रण है, या दो गैसों का मिश्रण है, या बोल सकते दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दो अमिश्रणीय द्रव का आंसर। इसका आंसर यानी कि पायस का एग्जांपल कौन, यानी कि कौन से दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 की ओर बढ़ते, क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन है। क्या मिट्टी एक विलयन है, बिल्कुल क्या है, नहीं हो सकता। धुआं ये भी नहीं हो सकता। जल में एल्कोहल का मिश्रण ये हो सकता है, लेकिन स्याही नहीं हो सकता। इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा नहीं आप लोगों को दिखता होगा, नीचे का भी दिखा देते हैं आप लोगों को। 15 नंबर में क्या था देख लीजिए, नीचे का क्लियरली आप लोगों को दिखता होगा। ठीक है, यही था। तो आज मैं देखिए तो अब अगर चाहते हैं इसे आगे तो आगे भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन छोड़िए हम अगले वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। तो आप ठीक है, तो 15 नंबर तक हो गया। अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो जो यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स यानी जो एडिक्ट स्थान बच गया, साथ ही साथ एक ठो और था जो अब सही गलत का, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 15 नंबर तक क्वेश्चन आज हो चुका है। ठीक है, टेक यू बाय, जय हिंद।